सभी को मेरा नमस्कार। मैं नंदिता हुड्डा अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका सहयोग प्यार मुझे मिलता रहेगा। साथियों, पिछले 15 साल से मैं NGOs के साथ एसोसिएटेड रही हूँ और रूरल एरिया में हमने बहुत सारे कैंप जो लीगल अवेयरनेस को लेके कैंप है उनको ऑर्गेनाइज किया है। और अब हमारी सोसाइटी के द्वारा स्नेह आंचल चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा ये प्रयास है पहला कि हम YouTube के माध्यम से भी जो कानून है उनके बारे में अवेयरनेस लेके आने का प्रयास करेंगे। और उसी कड़ी में आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ और ये वीडियो हमारी बहनों को समर्पित होगा। और क्योंकि हम आज के वीडियो में बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, और इसके साथ ही मेरा आपसे सबसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे साथ आप सब का भी ये कर्तव्य है। आप और हम सब मिलकर कानूनों के प्रति लोगों को अवेयर करें और उन लोगों तक वो जानकारी ज़रूर पहुँचे जिनके लिए ये कानून बनाए गए हैं। तो आपके प्यार की सहयोग की दरकार रहेगी। तो अब बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। 2005 में ये सरकार के द्वारा पारित किया गया और 26 अक्टूबर 2006 से इसको पूरे भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अब ये कानून वहाँ भी लागू है और इसमें घरेलू हिंसा से महिला को प्रोटेक्ट करने का प्रावधान किया गया है। अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो उसको कैसे प्रोटेक्शन मिले वो इसमें प्रावधान है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि घरेलू हिंसा क्या होती है। घर के अंदर घर के सदस्यों के द्वारा जब महिला को प्रताड़ित किया जाता है तो वो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। ज़रूरी नहीं कि महिला का पति ही उसको घरेलू हिंसा मतलब पति ही करेगा। घर के कोई अन्य सदस्य भाई बहन के साथ कर सकता है, बाप बेटी के साथ कर सकता है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इनमें से कोई भी उस महिला को प्रताड़ित कर सकता है। तो ये हिंसा भी जैसे फिजिकल हिंसा है, फिजिकल में मारपीट आएगी, वर्बल में उस महिला को अपशब्द कहना, गाली गलौज करना, उसका उपहास उड़ाना, उसको अपमानित करना, ये सब वर्बल हिंसा में आएगा। और उसके बाद इमोशनली भी उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है, कुछ ऐसी बात कह के जिससे वो महिला इमोशनली डिस्टर्ब हो। तो ये और उसके अलावा इकोनॉमिक हिंसा भी महिला के साथ की जा सकती है, जिस तरह की जो मूलभूत जो मौलिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, उनसे भी उनको महरूम रखा जाए, दहेज की मांग की जाए, या जो महिला नौकरी करती है तो उससे उसकी तनख्वाह ले ली जाए, वो अपने हिसाब से उसको ना खर्च पाए। तो ये सब आर्थिक हिंसा में आएगा। अब सवाल उठता है कि जब महिला के साथ इस तरह की हिंसा होती है तो वो कहाँ जाए। इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि महिला सबसे पहले अपने जो मतलब लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर एरिया वाइज नियुक्त किए गए होते हैं, उनमें जा सकती है। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो हैं ये सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये महिला को कंप्लेंट लिखने से लेकर और जब तक उसका निपटारा नहीं हो जाता तो ये महिला को पूरा सपोर्ट करेंगे, कोर्ट को भी सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास वो इन्फॉर्म कर सकती है। और सर्विस प्रोवाइडर कुछ NGO भी होती हैं जो उस एरिया में काम कर रही होती हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो उस NGO के माध्यम से भी कंप्लेंट की जा सकती है और सीधा मैजिस्ट्रेट को भी जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सेक्शन 5 में ये कंप्लेंट की जाएगी। सेक्शन 5 में ये जो चारों अथॉरिटी मैंने ऊपर बताई हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर, लोकल पुलिस स्टेशन, सर्विस प्रोवाइडर, NGO या डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट, इनके पास जाकर जो है कंप्लेंट वो लिखवा सकती है और किसी एडवोकेट के माध्यम से भी
एप्लीकेशन को दिया जा सकता है। जब कोर्ट में एप्लीकेशन आ जाती है तो सेक्शन 12 के तहत कार्यवाही शुरू होगी। सबसे पहले दूसरी पार्टी को सम्मन किया जाएगा और सम्मन करने के बाद अगर वो पार्टी आती है तो उसमें सेक्शन 15 के तहत काउंसलिंग के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये घर के सदस्यों के बीच की बात है और जब दोनों सब मिल बैठ के आपस में बात करेंगे तो उसको निपटा लिया जाएगा। ये प्रक्रिया को इसलिए भी बनाया गया है कि इसको कम समय में भी निपटाया जाए और इस तरीके से भी किया जाए कि दोनों पार्टियां खुश होकर, दोनों पार्टियों की भी जीत हो, दोनों पार्टियां मिल के घर वापस जाएं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसमें आगे एविडेंस की प्रोसेस शुरू होगी। तो वो महिला जिसने कंप्लेंट की है तो उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो ये प्रूव करे कि उसके साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो सारा उसको प्रूफ उसके ऊपर रहेगा बर्डन कि वो उसको प्रूव करे कि उसके साथ ये घरेलू हिंसा हुई है। और अगर कोई पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं होती है रिस्पोंडेंट, तो एक्स पार्टी ऑर्डर भी हो सकता है। और इसमें जब एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उसके दौरान एंट्रीम ऑर्डर भी कोर्ट कर सकती है। सेक्शन 17 में जो है उसमें राइट टू रिजाइड इन दी शेयर्ड हाउस होल्ड, उसी घर में जहां वो रह रही है उसी घर में उसको रहने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर, वो जिस घर में रह रही है उसके साथ वो व्यक्ति जो उसके साथ मारपीट करता है तो उसको उस एरिया में जाने से रोक दिया जाएगा कि वो उस एरिया में एंट्री ना करे, तो उसको प्रोटेक्शन दी जा सकती है। सेक्शन 19 में रेजिडेंस ऑर्डर और सेक्शन 20 में मॉनेटरी रिलीफ इंक्लूडिंग एंट्री मेंटेनेंस और कस्टडी ऑर्डर्स भी कोर्ट के द्वारा किए जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि औरत को बाहर निकाल देते हैं और बच्चे को छीन लेते हैं, तो उसमें कस्टडी ऑर्डर भी हो सकता है। कंपनसेशन ऑर्डर भी किया जा सकता है, जो प्रॉब्लम आई है उसके लिए उसको कंपनसेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो ये कोर्ट की प्रक्रिया है इसको कानून में कहा गया है कि 60 दिन के अंदर इसको निपटा लिया जाएगा। कई बार इससे ज़्यादा समय भी लग जाता है। और इसके बाद जो कोर्ट का जो ऑर्डर होगा तो जो रेस्पोंडेंट है वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर उसको दोषी पाया गया है तो उसको अगर वो ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो उसको 1 साल की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। और अगर उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो सेशन कोर्ट में जा सकता है। 30 दिन के अंदर वो सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो इस तरीके से, और कई बार हमारे देश में और बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जिनका मिसयूज़ भी होता है। तो अगर उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है तो अगर उसको दोष मुक्त किया गया है अच्छी बात है। अगर वो दोषी पाया गया है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो हायर कोर्ट में जाकर अपने पक्ष रख सकता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ जानकारी आपको देने में सक्षम रही होंगी। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे आप सुझाव दे सकते हैं कि मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें जो कमियां रही हैं उनको इम्प्रूव करने का प्रयास करूंगी और उससे ज़्यादा बेहतर बनाने का उसको प्रयास करूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके सुझाव दे सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपका सहयोग, प्यार मुझे मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।